हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग, उसका क्विक रिवीजन। इसका मतलब क्या है? पूरा ही चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, तो फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे डाटा हैंडलिंग में कि डाटा क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फिगर्स में कलेक्ट करते हैं, मतलब नंबर्स में कलेक्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बताइए कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड आपको ये भी बताना है कि उनमें से कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं और गर्ल्स थोड़ी सी हैं। ये कोई डाटा नहीं हुआ। उसके लिए आपको नंबर्स फॉर्म में बताना पड़ेगा कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 30 बॉयज़ एंड 20 गर्ल्स हैं, तभी हम उसे डाटा में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एंड अगर पूरी आपके स्कूल में 1 से लेकर 12 तक के क्लासेस है एंड अलग अलग सेक्शंस है, उनका डाटा मांगा जाए तो वो भी आपको नंबर फॉर्म में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसको एज डाटा समझेंगे। अगर नंबर्स में, न्यूमेरिकल फैक्ट्स में नहीं है, न्यूमेरिकल फिगर्स में नहीं है, तो वो डाटा में इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर बात हो रही है कलेक्टिंग डाटा। Collection of data may not give us a specific information related to the data. For this, we need to collect data keeping in mind that specific information. Before collecting data, we need to know what we use it for. क्या बोला जा रहा है? सिर्फ डाटा कलेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें ध्यान में रखना होगा कि हम डाटा कलेक्ट कर क्यों रहे हैं, हम उसे कहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा कलेक्ट करके रख लोगे क्या मतलब? आपको पता ही नहीं है कि यूज़ कहाँ पे करना है, हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, किसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यही नहीं पता होगा तो क्या ही मतलब है। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज, मैनेज, अरेंज कैसे करेंगे? आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा वी हैव टू अरेंज, मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ प्रॉपर वे। क्या बोला जा रहा है कि डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, प्रॉपर वे में जमा के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आपकी क्लास में आपकी क्लास टीचर जो है अटेंडेंस लेती है, तो वो सीक्वेंस में लेती हैं। कैसे? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ऐसा तो नहीं है पहले रोल नंबर 1 फिर रोल नंबर 6, ऐसा तो नहीं बोलती ना, एक एक करके, या रोल नंबर से नाम से भी बोलती हैं, तो पहले ए लेटर वाले सारे नाम बोलेंगी, फिर बी लेटर वाले, ऐसा होता होगा आपकी क्लास में। तो ये क्या है? डाटा को उन्होंने अरेंज किया हुआ है एंड उसी हिसाब से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं एब्सेंट प्रेजेंट। ठीक है, आया समझ में? तो वही बोला जा रहा है, डाटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। ठीक है, collecting the data and further organizing it in a particular manner makes it easier for us to understand and interpret it. क्या बोला जा रहा है? जब भी हम डाटा को कलेक्ट करके उसे अरेंज करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना, तो हमारे लिए इजी होता है उसको समझना, एंड कोई और हमसे पूछ रहा है तो हम उसको अच्छे से समझा भी सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन की। किसकी बात हो रही है? अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है? द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन और द मीन। क्या बोला जा रहा है? अगर हमें कोई भी ग्रुप ऑफ डाटा दे के रखा है एंड बोला जाए कि उसका मीन निकालो, उसका एवरेज निकालो, उसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू निकालो, तो सबसे ईजी मेथड या सबसे फर्स्ट मेथड हमारे दिमाग में क्या आता है? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, The average और अर्थमेटिक मीन और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमें एवरेज निकालना है किसी भी ग्रुप ऑफ डाटा का, या फिर हम बोले अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले जितने भी ऑब्जर्वेशन, जितना भी डाटा दे के रखा होगा उसका सम करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जितने भी ऑब्जर्वेशन दे के रखे होंगे उनको काउंट करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना कैसे है, निकालना कैसे है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम बात करें रेंज की, रेंज क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। डाटा में अगर सबसे
हाईएस्ट वैल्यू आपको 100 दे के रखी है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको 10 दे के रखी है, एंड बोला जा रहा है कि रेंज निकालो। तो सिंपली क्या करना है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कर देना है, रेंज अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें मोड की, मोड क्या है? द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। क्या बोला जा रहा है कि अगर हमें कोई भी डाटा दे के रखा है, उसका मोड निकालना है, तो क्या निकलेगा मोड? सपोज कीजिए डाटा क्या है, 1 3 2 6 1 1 6 3 2। ठीक है, ये दे के रखा है। तो सबसे पहले तो हम अरेंज करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, तो जब आप अरेंज करोगे आपको समझ में आएगा 1 1 1 2 2। 1 1 कितनी बार है? 3 बार है, एंड 2 कितनी बार है? 2 बार, एंड देन उसके बाद 3 2 बार है, 6 2 बार है। तो ये हमने अरेंज कर दिया। तो सबसे ज्यादा बार आप देख पाओगे 1 आया हुआ है इस डाटा में, 3 बार हमें 1 दिख रहा है, तो यही क्या होगा? यही मोड हो जाएगा। यही क्या होगा? यही मोड हो जाएगा। तो वही चीज बोली जा रही है, द मोड ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन। जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसी को हम क्या मानते हैं? मोड मानते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है? मोड ऑफ लार्ज डाटा। इन सच केसेस वी टैबुलेट द डाटा। टैबुलेशन कैन बिगिन बाय पुटिंग टैली मार्क्स एंड फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी। अगर हमें बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज डाटा देके रखा है, तो उस केस में हम मोड कैसे निकालेंगे? तो हम क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, तो हमें कौन कौन से नंबर देके रखे हैं? सबसे पहले तो 1, देन 2, देन 3, देन 6, ये नंबर देके रखे हैं, तो नंबर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहां पे आएगा टैली मार्क, एंड यहां पे आएगा फ्रीक्वेंसी। यहां पे हम नंबर्स लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे टेबल बन जाता है। तो 1 हमने देखा 3 बार, तो टैली मार्क बना देंगे 1 2 3। 2 हमें दिख रहा है 2 बार, तो यहाँ पर टैली मार्क बनेगा 1 2। देन उसके बाद 3 भी 2 बार है, 6 भी 2 बार है, टैली मार्क बना दिया। एंड फ्रीक्वेंसी में तो नंबर ही लिखना पड़ता है, 3 2 2 2। क्या नंबर? ये 3 बार दिख रहा है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 2 बार दिख रहा है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 बार है तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 बार है तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अगर हमें बहुत ज्यादा, ये तो ज्यादा डाटा नहीं था तो नॉर्मली हमने मोड निकाल लिया, लेकिन बहुत ज्यादा डाटा देके रखा हुआ है तो आप टैबुलेट फॉर्म में टेबल बना के टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करके आप निकाल सकते हो आराम से मोड। ठीक है, आगे इतना समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे बार ग्राफ की। बार ग्राफ के बारे में क्या बोला जा रहा है? अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ रेक्टेंगल्स और बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड वेरिंग हाइट्स। क्या बोला जा रहा है? बार ग्राफ क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जब हम कोई भी डाटा को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पिक्चर भी किसकी होती है? रेक्टेंगल्स की, जिसे हम बार्स भी बोलते हैं। जिनकी चौड़ाई की अगर हम बात करें, चौड़ाई मतलब विड्थ, वो इक्वल रहती है, लेकिन अगर हम हाइट की बात करें वो वेरी करते हैं, मतलब चेंज होते जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए, दीज रेक्टेंगल्स आर ड्रॉन ईदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली कीपिंग इक्वल स्पेस बिटवीन देम। बोला जा रहा है ये जो रेक्टेंगल्स है या तो वर्टिकली बनते हैं या तो हॉरिजॉन्टली बनते हैं, एंड हर एक रेक्टेंगल के बीच में, हर 2 रेक्टेंगल के बीच में जो डिस्टेंस रहता है ना, जो स्पेस रहता है, वो बिल्कुल इक्वल रहता है। ठीक है, द हाइट और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिपेंड्स अपॉन द नंबर इट रिप्रेजेंट। अब बोला जा रहा है रेक्टेंगल या फिर जिसे हम बार भी बोलते हैं, उनकी हाइट या फिर लेंथ किस पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो बार ग्राफ की बात हो रही है, तो आपको वैसे चैप्टर में मैंने अच्छे से समझाया था बार ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, तो आपको दिखता होगा यहां पे ठीक है, ऐसे कुछ बने होते हैं। ठीक है, ये इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो आपको रेक्टेंगल शेप में दिख रहे हैं ना, इन्हीं को हम रेक्टेंगल या फिर बार्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं?
रेक्टेंगल या फिर बार्स। ठीक है, आया समझ में। अब इनकी अगर हम चौड़ाई की बात करें, इनकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो इनकी जो विड्थ रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है, इक्वल विड्थ। हर एक रेक्टेंगल की जो विड्थ रहती है वो बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन अगर हम हाइट की बात करें तो वो वेरी करती हैं, वेरिंग हाइट। आप देख सकते हो सभी की हाइट क्या है, अलग अलग है। एंड ये जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है कि वो किस न्यूमेरिकल वैल्यू को, किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पे डिपेंड करती है रेक्टेंगल की हाइट। ठीक है, आया समझ में। अब बोला जा रहा है वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या हो गया, ये तो वर्टिकल हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनता है, आपने देखा भी होगा, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी बनता है। ठीक है, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो जब हम ऐसे में बनाते हैं ना बार ग्राफ, तो इसको हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल बार ग्राफ। एंड जो रेक्टेंगल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ना, हम हाइट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब हम ऐसे में बनाते हैं बार ग्राफ तो हम इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, एंड रेक्टेंगल के लिए हम हाइट वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं लेंथ। ये आपको हाइटेड नहीं दिख रहे होंगे, ये ऐसे में दिख रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लेंथ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। आई होप आपको बार ग्राफ क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब डबल बार ग्राफ की। ये डबल बार ग्राफ क्या है? अ डबल बार ग्राफ इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग टू बार्स बिसाइड ईच अदर एट वेरियस हाइट्स। अ डबल बार ग्राफ इज मेनली यूज्ड टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड डाटा। क्या बोला जा रहा है? डबल ग्राफ भी क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है डाटा का, उसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो हम डबल बार ग्राफ के थ्रू भी करते हैं। लेकिन बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपको दो बार्स मिल जाते हैं, यहाँ पर एक ही बार मिलेगा। मतलब बार ग्राफ में एक ही रेक्टेंगल बनता है, लेकिन डबल बार ग्राफ में दो रेक्टेंगल बनते हैं। एंड डबल बार ग्राफ क्यों यूज किया जाता है? टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड डाटा। जब हमें दो तरीके के डाटा दे के रखे होते हैं, हमें कंपेयर करना होता है, तब हम यूज करते हैं डबल बार ग्राफ का। ठीक है, तो यहां पर डबल बार ग्राफ की अगर हम बात करें, आपको दिखेगा कि जो बार्स बने रहते हैं बिल्कुल एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे बने रहते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहां पर हमें क्वेश्चन दे के रखा है। ठीक है, मीडियन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मेथड फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ एन अनग्रुप्ड डाटा। अगर हमें मीडियन फाइंड आउट करना है, मोड के लिए मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक मीन के लिए बता दिया, अब हम मीडियन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? अरेंज द डाटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जो भी डाटा दे के रखा है, अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में दे के रखा है, सबसे पहले तो हम उसको ऑर्गेनाइज मैनर में करेंगे, मतलब अरेंज करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखे हैं उन्हें हम क्या मान लेंगे? उन्हें हम एन मान लेंगे। इतना आया समझ में। चलिए अब मीडियन के बारे में बोला जा रहा है। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द डाटा। जब हमने अरेंज कर लिया डाटा को, तो बोला जा रहा है सबसे मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन रहेगा उसे हम मीडियन मान लेंगे डाटा का। ठीक है, सबसे मिडिल में जो ऑब्जर्वेशन रहेगा उसे हम क्या मान लेंगे? मीडियन मान लेंगे डाटा का। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ये चीज हमसे बोली जा रही है, तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? देन फिर उसके बाद आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पे मीडियन निकालने के आपको 2 फॉर्मूले दे के रखे हुए हैं, देन फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है व्हेन n इज इवन, n मतलब यहाँ पर जस्ट मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम n मान रहे हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, सपोज कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें 8 दे के रखे हुए हैं, ये 8 क्या है, इवन है, तो उस केस में इस फॉर्मूले का यूज होगा। कैसे मीडियन निकालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 बिग ब्रैकेट ओपन n/2 देन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर th लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन प्लस ब्रैकेट ओपन n/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हो जाना है। देन उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, सपोज कीजिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 दे के रखे हुए हैं, तो उस केस में इस फॉर्मूले का यूज होगा। फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ 1/2 ब्रैकेट ओपन n + 1 ब्रैकेट क्लोज th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऐसे में समझ नहीं आ रहा होगा, सबसे पहले तो इसे नोट डाउन कर लो, देन फिर हम क्वेश्चन में जब फॉर्मूले को पुट करेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दे के रखा है, क्वेश्चन क्या है, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर इज एज फॉलो। यहाँ पर हमें 11 प्लेयर्स के रन्स दे के रखे हुए हैं जो उन्होंने स्कोर किए हैं, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ठीक है, बोला क्या जा रहा है, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द 3 सेम। बोला जा रहा है हमें मीन भी फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है, साथ ही में मीडियन भी फाइंड आउट करना है। एंड बोला जा रहा है क्या तीनों का आंसर सेम आएगा क्या, तो निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें मोड भी फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अरेंज कर देते हैं डाटा को, ऑर्गेनाइज वे में कर देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, 6 के बाद 8 के बाद 10। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे 6 के बाद 8 देन उसके बाद 10 कितनी बार दिख रहा है हमें, 1 2 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पर एक और बार 10 लिख देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 10 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 15, 1 2 3 टाइम्स हमें दिख रहा है 15, तो यहाँ पर 15, यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा। ठीक है, 3 बार 15 लिख दिया, देन उसके बाद 15 लिख दिया, अब उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, 50 दिख रहा है, एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 50 लिख देंगे। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पर हमें 80 दिख रहा है, तो 80 भी लिख देंगे, 80 के बाद 100 भी दिख रहा है, तो 100 भी साथ में लिख देंगे, एंड देन फिर उसके बाद हमें 120 दिख रहा है, तो 120 भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो गिन लेते हैं, यहाँ पर 11 होना चाहिए, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखे हुए थे, तो हमने काउंट कर लिए 11 ही है। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालने वाले हैं हम, सबसे पहले तो मीन का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यहां पर आप देख सकते हो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं,
n, मतलब n इज इक्वल टू 11 होगा। कितना काउंट किया था ना हमने, तो कितना डाटा दे के रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है कि हमें क्या दे के रखा है, 11 प्लेयर्स का डाटा दे के रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम क्या मानेंगे, 11 मानेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। अब क्या करना है, ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5 होगा, 5 प्लस 5 10 होगा, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 29। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। 2 कैरी यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 12, 12 प्लस 5 कितना होगा, 17, 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19, 19 प्लस 1 कितना होगा, 20, 20 प्लस 1 कितना होगा, 21, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22। तो यहाँ पर 2 आएगा एंड यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 429 डिवाइडेड बाय 11, क्या आ रहा है, 429 डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पर हमें पता है 11 1 से 11 होता है, 11 3 से 33, देन उसके बाद 9 कैरी जाएगा, 9 कैरी जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 9 जा 99। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 39। इसका मतलब क्या है, हमारा मीन कितना निकला है, 39 निकला है, ठीक है। क्या निकल गया, मीन 39 निकल गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोड की, तो मैंने आपको क्या बताया कि जितनी ज्यादा बार जो नंबर आया होता है वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, 3 बार, तो मोड क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 15, मोड क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 11 है, 11 क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, n जिसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान रहे हैं वो ऑड आया है। तो हम फॉर्मूला ये वाला पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 1/2 n प्लस 1, क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, मीडियन की, ठीक है। 1/2 n प्लस 1, तो यहाँ पर 1/2 n मतलब n कितना है, 11, 11 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर th ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 11 प्लस 1 कितना होता है, 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12। अब हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2 एंड यहाँ पे 2 6 12, तो क्या आ रहा है, 6th ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 15। तो इसका मतलब क्या है, हमारा मीडियन भी कितना आया है, मीडियन भी हमारा 15 आया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मीन हमारा 39 आया है, मोड 15 आया है एंड देन उसके बाद मीडियन भी 15 आया है। तो हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्या तीनों सेम है, तो हम देख पा रहे हैं मोड एंड मीडियन का तो आंसर सेम आया है, लेकिन मीन यहाँ पे अलग आया है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों का आंसर तो सेम नहीं आया है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो इस चार्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और एक और चीज याद रखनी है आपको, ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे आंसर 6 आया है तो 6 हो गया हमारा मीडियन। 6 मतलब 6th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि फॉर्मूले को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन 6th नंबर पे है। तो हमने वही काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर पे 15 है, तो आंसर क्या होगा, 15 होगा। मीडियन क्या आएगा, 15 आएगा। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।